जैसे भी मैंने पिछली क्लास में सीखा था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषता मैंने सब कुछ बता दिया था कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है ना। ये कैसे होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। पहले विश्व युद्ध में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। वर्साई की संधि के बाद वर्साई की संधि 24 अक्टूबर वर्साई की संधि जो है 28 जून 1919 को हुई थी, है ना। उसी तरह से ये भी स्थापना हुई थी, मैंने बताया था किस प्रकार से हुई थी, ठीक है। तो अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए यही बताते हैं। जैसे एक सवाल मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें बताइए कौन सा ऐसा है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से पुलिस कही जाती है, तो वो कौन हो जाएगा? कहाँ आती है? सुरक्षा परिषद का प्रमुख अंग होता है, ठीक है। और विश्व की मिनी संसद किसे कहा जाता है? महासभा कहा जाता है। इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। तो उसी तरह से आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशेष शाखाएं जिनको हम देखेंगे, क्योंकि उसमें जो 6 महत्वपूर्ण उसके अंग बने थे, उन 6 महत्वपूर्ण अंगों को विस्तारित किया गया है, ठीक। विस्तारित किया गया है। जैसे सबका उद्देश्य अलग अलग है। जैसे सामाजिक और आर्थिकता की बात की जाए तो पूरे दुनिया में सामाजिकता और आर्थिकता यानी आर्थिक समन्वय बनाए रखने के लिए कोई एक ही संस्था तो काम नहीं कर सकती ना। अब सामाजिक देखा जाए तो सामाजिकता में देखा जाए शिक्षा भी सामाजिक काम है, और पूरी दुनिया की जितनी भी चीजें गौरवमयी है संरक्षित करने के लिए उसके लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए एक अलग संस्था होनी चाहिए, क्योंकि सभी सामाजिक कार्य हैं। तो इन सबके लिए सामाजिक जो कार्य हैं इनके लिए अलग अलग संगठन बनाए गए, और आर्थिक के लिए अलग अलग संगठन बनाए गए। तो उन्हीं को हम आज देखते हैं, जो कि जिनका हेडक्वार्टर अमेरिका से बाहर है और अमेरिका में, है ना। तो अब हम देखते हैं उसी के माध्यम से एक पहला संगठन। तो पहला संगठन क्या है? खाद्य और कृषि संगठन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट के आधार पर जो देखेंगे उनको जरूर ध्यान दे लेना है, ठीक है। तो खाद्य और कृषि संगठन इंग्लिश में क्या कहेंगे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के देशों की संख्या 194 है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 यानी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। ये पूछा जाए या ना पूछा, लेकिन ये जरूर पूछा जाए, ठीक। तो 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए, एक बात आपको पता बता देते हैं, अगर भूख से संबंधित कोई बात आए तो उसका हेडक्वार्टर रोम लगा देना चुपचाप। कहाँ? इटली की राजधानी रोम। तो इटली ही क्यों? तो इटली की राजधानी रोम। आपसे कभी पूछा जाए कौन सा ऐसा दुनिया का देश है जो भौगोलिक रूप से पूरी तरह से भारत से मिलता जुलता है? जैसे भारत कृषि प्रधान देश है और भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, ठीक उसी प्रकार से इटली भी कृषि प्रधान देश है और ये भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसे ध्यान रखेंगे। भारत और इटली, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पाया जाता है, इसी तरह से इटली के उत्तर में भी पर्वत पाया जाता है, हर चीज पाया जाता है, ठीक सेम ऐसे ही। तो कभी पूछा जाए कि भारत की ही जैसा भौगोलिक देश के भौगोलिकता के आधार पर कौन सा देश है? आंसर होगा इटली। कौन होगा? इटली। इन्हें याद रखेंगे। तो खाने पीने की और कृषि की बात अगर आए तो उसमें आंसर ना पता हो तो हमेशा भैया रोम लगा देना, लगभग सही होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो बताइए रोम कहाँ है? रोम इटली की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है, और यहीं पर खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है। समझ जाओगे, ये हेडक्वार्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, चाहे वो पुलिस हो या एसएसटी हो, कोई भी हो, ध्यान रखेंगे। जैसे इसका उद्देश्य भूख से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना, यानी पूरी दुनिया में जो देश भूख से लड़ रहे हैं, भूख से मतलब भूखमरी से मर रहे हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना, ठीक है। अब कहें तो भारत में भी ऐसा है क्या? अगर देखा जाए तो
जो आपके यहाँ कोरोना काल में या अन्य समय में निःशुल्क संसाधन के आधार पर राशन बटा, वो देखा जाए किसी का एक ब्लड ग्रुप है, ये इंटरनेशनल काम करता है, तो इसके लिए पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में भी काम होता है, तो भारत में भी हम समझ सकते हैं। अगर भारत में आप जो है जो होती है गोदाम मतलब जहाँ से गल्ले बांटे जाते हैं, इसको समझ लिया तो इसको समझ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ नहीं। अगला देखते हैं, तो विश्व यानी खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस प्रकार से प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कंफर्म। अगला, कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष। अंतरराष्ट्रीय कोष का मतलब समझते हो? अब इतनी नौटंकी सारी हो गई, तो ये बताइए इसके लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसा चाहिए, इन्हें दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो पैसा यानी पैसा के लिए अलग व्यवस्था की गई। अब जैसे अपने यहाँ खेती किया जाता है, खेती के लिए कृषि विभाग एक अलग होता है ना, कृषि विभाग का तुमको पैसा देता है क्या? नहीं, पैसा नाबार्ड देती है, नहीं देती क्या खेती के लिए? तो एक अलग संस्था है, वो वित्तीय संस्था है। और कृषि में जाओगे तुमको खेती करने की सब सारी टेक्नोलॉजी बताई जाएगी, है। तो उसी तरह से यहाँ पर है। और पैसा कौन फंड कौन दिएगा? तो उसका नाम है कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष। ऐसे कहेंगे, बना लीजिएगा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या याद रखोगे? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। इसका भी हेडक्वार्टर मैंने बताया खेती संबंधित ना, तो ये भी रोम में है। तो बताइए दुनिया का यूरोप में कृषि प्रधान देश महत्वपूर्ण रूप से कौन है? इटली। याद रखोगे, भारत के जैसा, मिला लेना इन बातों को, ठीक है। तो कहाँ है? रोम इसका हेडक्वार्टर है। इसका भी मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में गरीबी को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? यानी जितने भी विकासशील देश हैं, इनकी गरीबी को कैसे कम किया जाए, इसका ये मुख्य उद्देश्य है, जिनमें भारत भी शामिल है। लग जाएगा। तो पूरी दुनिया में जो गरीब देश है, गरीब कहते हैं विकासशील देश हैं, इनकी गरीबी को कैसे दूर किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य इस संगठन का उद्देश्य है कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष। याद रखोगे, जिसे हम IFAD कहते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। याद रखोगे, ठीक है। इसकी राजधानी, इसका मतलब हेडक्वार्टर रोम, इटली। समझ जाओगे। अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता ILO का मुख्यालय क्या है? हिंदी लिख के नहीं देगा, वो कहता है ILO का मुख्यालय क्या है, मुझे पता नहीं था ILO क्या है ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा, ठीक है। एक देश है दुनिया का स्विट्जरलैंड, नाम से ऐसा नहीं लगता, स्वीट माने मीठा, है ना। अर्थात दुनिया का पूछा जाए सबसे ब्यूटीफुल देश में से किसको माना जाता है? तो स्विट्जरलैंड। इसीलिए कहता है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर। मेरी बात समझिएगा, ये दुनिया का सबसे सुंदरतम देश है। इस प्रकार से इसे जो स्विट्जरलैंड है, इसकी तुलना की जाती है, कहा जाता है अफ्रीका का स्विट्जरलैंड, आपसे कहेगा अमेरिका का स्विट्जरलैंड, कहेगा भारत का स्विट्जरलैंड। तो भारत का सबसे सुंदर स्थान कौन है? जम्मू कश्मीर माना जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। समझ जाओगे, इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ का एक शहर है, ये राजधानी नहीं है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। क्या बनाया गया? जिनेवा इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और जिनेवा तो, और स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या नाम है? बर्न। इन बातों को याद रखेंगे, ठीक है। तो बताइए ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना जो होती है 29 अक्टूबर 1919 को होती है। और यह 1919 से जो भी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय हुई हैं उनको सब जोड़ लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 28 जून 1919 को क्या हुआ था? वर्साय की संधि जो हुई थी, ये याद रखेंगे। इस प्रकार से 1 मई को, यानी प्रतिवर्ष 1 मई को अंतरराष्ट्रीय लेबर डे मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेबर डे, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम
दिवस मनाया जाता है, जिसे हम श्रमिक दिवस कहते हैं। तो बताओ श्रमिक दिवस कब मनाया जाएगा? 1 मई को। ठीक है, मजदूर दिवस यानी जिसको कहेंगे। ठीक है, कन्फर्म। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना कर सामाजिक व आर्थिक न्याय का विकास करना। सामाजिक व आर्थिक न्याय, तो हाँ, सामाजिक आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जब हमारे यहाँ अंग्रेज गधे हुआ करते थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये बैलों की तरह यानी जानवरों की तरह लोगों को जो गुलाम हम थे ना, तो लोगों से काम करा लेते थे, पैसा वैसा तो कुछ भी नहीं, अगर मांगे तो मार भी खाते थे, है ना। तो इसके लिए पूरी दुनिया में सामाजिकता, सामाजिक न्याय और आर्थिक रूप से जो न्याय है, इन सब चीजों के लिए काम करता है, जो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 23 में भी कहा गया है। 23 में क्या कहा गया है? जो है किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता है, कहा गया है, यानी किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, यानी स्लेव नहीं बनाया जा सकता है, दास प्रथा का अंत किया गया है, और विशेष रूप से देखा जाए बच्चों के लिए अनुच्छेद नंबर 24 बनाया गया है। बात समझ जाओगे? तो ये देखने को मिलता है। उम्मीद करते पूरी जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करता है? तो नाम से ही कंफर्म है, विश्व का मतलब, विश्व स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य है ना, यानी हेल्थ, और संगठन यानी समूह। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम जो करता है उसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व में समझ जाओगे स्वास्थ्य व्यवस्था की, देखिए कौन करेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखना, कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। पहली बात तो ये बताओ, स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा? जो स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा? जो स्वस्थ रहेगा। तो आप ध्यान रखेंगे, एक स्विट्जरलैंड है, एक स्वीडन है, एक फिनलैंड है और एक नॉर्वे है। इन देशों को सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हैप्पीनेस है, और जब स्वस्थ रहोगे तभी तो हैप्पी रहोगे, अर्थात खुश रहोगे। जैसे फिनलैंड है, ये शांति और हैप्पीनेस में हमेशा पहले स्थान पर रहता है। वही फिनलैंड जो अभी नाटो का सदस्य बना है, लेकिन अब यहाँ पर अशांति तो हो जाएगी, समझ सकते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भैया जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का यहाँ पर मुख्यालय है, और इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल को। इस बात को याद रखोगे। उसके बाद इसका जो उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य का निर्देशन व समन्वयन करना। लग जाएगा। अब बताइए भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बात करता है? तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर 139 से लेकर के ये जो आर्टिकल नंबर 47 तक फैला है, जिनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण आता है प्रसूति सहायता कहाँ है। तो प्रसूति सहायता आप जानते हैं, प्रसूति सहायता क्या होता है। ठीक है, इसमें ये आर्टिकल नंबर 42 में, कहाँ है? आर्टिकल नंबर 42। बाकी इसकी बात हम संविधान में करेंगे। इतनी बात समझ जाओगे। तो बताइए, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ जाओगे। अब इसके अध्यक्ष आपसे पूछता है, क्योंकि कोरोना काल में खूब चर्चा में था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में है, पहले तो इनके देश हैं, वर्तमान इसमें टोटल देश हैं 194 इसके सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम। क्या नाम है? टेड्रोस अधनोम या अधनोम। याद रखोगे, इनको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बोलने में दिक्कत था, कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, याद रखना होगा। और ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो, मजदूर बीमार होंगे तो मजदूर और बीमार दोनों एक जगह हेडक्वार्टर है। ठीक, समझ जाएंगे ना भाई, मजदूरी करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो इसीलिए एक जगह दोनों चीज मिल जाए। तो मजदूरी का हेडक्वार्टर यानी ILO का, और स्वास्थ्य का हेडक्वार्टर यानी WHO को, दोनों का जगह हेडक्वार्टर एक का जगह है, वो क्या है? जिनेवा। याद रखोगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है ये विश्व बैंक। देखो ये जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक क्या है? तो विश्व बैंक पूरी दुनिया में आर्थिक जोखिम को संभालने के लिए एक हुआ था सम्मेलन 1944 में, उसे कहते हैं
उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस यानी ब्रेटन वुड सम्मेलन। क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन के अंतर्गत पूरी दुनिया से कहा गया, पूरी दुनिया में अब जोखिम, वित्तीय जोखिम को हटाने के लिए, अब जैसे सबको फ्री में तो पैसा नहीं दिया जा सकता ना, अब सबको फ्री में पैसा देगा, पहले पता लगे जिसके पास पैसा, मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप अपने सारे मित्रों को फ्री में पैसा बांटने लगो, सहायता करने लगो, पता लगे तुम्हारे मित्र नहीं बढ़ते जाएंगे, और जब मित्र बढ़ते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा तुम खुद कंगाल हो जाओगे, है ऐसा। तो इसके लिए कहा जाएगा चलो अच्छा ठीक, तो हमारे मित्र हो, हम तुमको चलो सब 2% के ब्याज पर लोन दे देंगे, है। और जो मित्र नहीं है उसको क्या कहेंगे, चलो 8% ब्याज पर देंगे। मेरी बात सुन नहीं, आप मेरे मित्र हो, इस प्रकार से मैंने कहा तुमको 2% पर दे देंगे, इसका मतलब 2% ब्याज देना होगा तुम्हें, है ना। तो उसी तरह से पूरी दुनिया कहा गया, दिमाग लगाया, कहा कि भैया ये बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था की गई, उसने कहा कि बताओ दुनिया में क्या हम सबको फ्री में देते रहेंगे, एक समय तो ऐसा है कि सब कंगाल हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इन सब ने दो संस्थाएं बनाई, एक ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंतर्गत 2 संस्थाएं बनाई। पहला नाम है विश्व बैंक। क्या नाम है? विश्व बैंक, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड बैंक। और एक बनाया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, दोनों लोगों का हेडक्वार्टर भी एक ही जगह है, सब कुछ एक ही जगह है, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, पहले कौन बनेगा? विश्व बैंक। विश्व बैंक का मतलब क्या है? यदि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है तो इनके पास पैसा कहां से आता है? तो पहले ये बताइए, इनके सदस्य कितने हैं? 189। कितने? 189 हैं। तो इन दोनों जो बैंक हैं, इन दोनों में जितने भी सदस्य देश हैं वो अपने यहाँ की कुल जीडीपी क्या होता है पिछले क्लास में बताएं, फिर बताएंगे, अपनी कुल जीडीपी का अपनी यथाशक्ति के अनुसार उसमें देते हैं, पैसा जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए हम यहाँ पर कोई टेस्ट आयोजित कराएं, उसके बाद हम आपसे सबसे कहें कि आप लोग पैसा जमा कर दीजिए, तो आप लोग पैसा जमा कर दीजिए। हमने छूट दे दिया कि जिसके जो जितना जमा करे उस हिसाब से, तो जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो ज्यादा दे देगा, जिसके पास कम होगा कम देगा ना। तो उसी तरह से दुनिया के हर देश अपनी शक्ति के अनुसार जमा करते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका दुनिया में सबसे पावरफुल माना जाता है, इसी तरह सबसे ज्यादा पैसा दे देता है। तो क्यों देता है? क्योंकि आप जानते हैं जो सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा प्राथमिकता भी तो उसी की होगी जी, नहीं होगी। तो इसीलिए इनमें हर जगह पर अमेरिका की ज्यादा चलती है, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा 16.9% इसका शेयर इन दोनों में। मेरी बात समझ में? तो इस बात को ध्यान रखोगे। इंडिया कितना है? इंडिया का 3 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो इनके पास, सबके पास पैसा आता है, और यही जिसको जरूरत रहती है वो लोन ले लेता है। मेरी बात समझ में? जैसे गांव में समूह खुलता है, ठीक वैसे ही बात समझ में। बस अंतर ये है कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जैसे अपने यहाँ की प्रमुख बैंक कौन है? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या इसे डायरेक्ट हम आप लोन ले सकते हैं? नहीं, इससे जो बैंक है ये लोन लेंगे, और इसको कभी जरूरत पड़ेगी ये किससे लोन लेगी? ये विश्व बैंक से लोन लेगी। बात समझ में? इसी प्रकार से कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा, कहते हैं ना कि जो है भारत के प्रत्येक व्यक्ति के खोपड़ी पर 20,000 रुपए कम से कम कर्ज है। कैसे है? भारत ने कर्जा ले रखा है, बात समझ में। और जब इसका नुकसान और फायदा क्या है? जब आपके देश में सरकारें कर्जा माफ करने लगे तो तुम समझ जाओ दिक्कत में हो। क्यों दिक्कत में हो? जरा बताइए। अगर हम कहें भैया तुम्हारा पैसा माफ कर देते हैं, हमसे 1 लाख रुपए आपने लिया, हमने कहा तुम्हारा पैसा माफ कर दिया, 1 लाख रुपए भरेंगे कहां से? ये घोटाला करेंगे ना जी, वही हाल यहाँ है। अगर देश समझ जाओ तुम्हारा यानी कि कर्जा वगैरह माफ करने लगे तो तुम समझ जाओ दिक्कत में है सरकार। सिक्का सरकार जाके तुमको कहीं गिरवी रख के आएगी, कहाँ रख के आएगी? वह वर्ल्ड बैंक। कहाँ रख के आएगी? वर्ल्ड बैंक। मेरी बात समझ में? इसका मतलब देश में कर्जा, आग, बिजली बिल, इन सब चीजों को माफ करना क्या अच्छा है? क्या अच्छा नहीं, ये खतरे की घंटी है, ठीक है। और वही जानते हो जब फल पकेगा गिरेगा तो भाई, ठीक है। तो एक समय तो ऐसा आएगा, ये सरकार गिरवी रखती है, देश को गिरवी रखती, पूरी जनता रख देती जाकर के, ठीक है। और जब एक समय ऐसा आता है सरकार नहीं भर पाती तो जाकर के वर्ल्ड बैंक और IMF कहेगा आप बताओ तुम, ठीक है। आगे पूरी चढ़ाई कर देती है। अब चढ़ाई कर देगी तो बात तो वही, आर्थिक रूप से आप गुलाम हो जाएंगे। इसका मुख्य उदाहरण है जो है पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। खूब कस के कर्जा ले लिया। जब कर्जा, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कर्जा लेने समय तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब देने नंबर आता है आप समझ सकते हो, वही हाल यहाँ है, ठीक। तो इनका काम होता है अपने सदस्य देशों को लंबे समय के लिए ऋण देते हैं कि भैया खूब कस के काम करो जाए। मेरी बात समझ में?
जैसे आपको देश में रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए विश्व बैंक के पास सरकारें या हमारी जो है आरबीआई जाएगी और वहां से पैसा लेकर के आएगी। तो जब रोड बनेगी इसीलिए कहा जाता है कि ये रोड किसने बनवाया, विश्व बैंक ने बनवाया। मेरी बात समझ नहीं? तो ये सब लंबे समय के लिए क्या डायरेक्ट थोड़े आती है, पैसा देती है इसलिए। ठीक, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं भैया चलो कंपनी लगा लिया जाए, तो कंपनी लगा लिया जाए कहीं ठीक हम रहा तो ना बस खाली पैसा दे जा। तो भैया जब कंपनी खोलते हो मालिक तुम रहते हो, लेकिन उसमें मालिक रहते हो और जो मान लीजिए आप 40% लगाया और 60% आपका जो मित्र है उसने लगाया, 60% वाला कंपनी में नहीं रहता, कभी नहीं आता। ऐसी है कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा इंडस्ट्री का जगह छोड़े जाते हैं, लेकिन 40% पे आप हो, आप सब कुछ करते हो, कुत्ते की तरह काम करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन नाम किसका भी है, क्या कभी का आया नहीं, उसने पैसा लगाया, वही नाम यहाँ होता है। ठीक है, तो लंबी समयावधि के लिए कौन प्रदान करेगा, विश्व बैंक। ठीक है, इतनी बात समझ में, किसको, सदस्य देशों को, इतनी बात समझ में। ये हो जाएगा विश्व बैंक। ये क्या करता है, दुनिया में लड़ाई झगड़ों को भी खत्म कराता है। जैसे आपके यहाँ भारत में एक हुआ था जो है सिंध नदी जल समझौता 1960, इसको किसने कराया, तो विश्व बैंक ने कराया। लग जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो विश्व बैंक लंबी समयावधि के लिए देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 19 जुलाई 1944 में, इसकी भी स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 में आईएमएफ की स्थापना होती है। इस बात समझ जाओगे। इसमें टोटल सदस्य हैं 189, इसमें भी टोटल सदस्य हैं 189। इसका काम है वित्तीय सहायता, नीति सहायता और तकनीकी सहायता करना। इसका भी काम है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग प्रदान करना। बस अंतर ये है कि ये लंबे समय के लिए देता है। जैसे एग्जाम्पल का जो कौन सा, तो भारत में एग्जाम्पल है, एक होता है भूमि विकास बैंक। कौन सी, भूमि विकास बैंक, यानी जो भूमि सुधार करने के लिए बैंक होती है, 20-20 साल 30-30 साल तक के लंबे समय के लिए देती है। ठीक है, जमा करो इसमें, और जितना लंबा समय बीता जो ब्याज तुम्हें देना है ना, बैंक तो फायदा है, वही हाल यहाँ है। और ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्य उदाहरण कौन हो सकता है, जैसे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें ये व्यवस्था होती है कि भैया हम तुमको 1 साल के लिए व्यवस्था देते हैं, 1 साल में अगर तुम जमा कर जाओ तो 7% नहीं 3% पड़ेगा, अगर 1 साल के ऊपर के बाद 7% से ऊपर ब्याज लगेगा। ऐसा ही तो होता है। तो केसीसी इसका मुख्य उदाहरण हो सकता है। बस अंतर है कि यहाँ पर जो देश है या ये किसी देश को देता है तो पूरे देश की सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लेता, पूरा देश तुमको इसके हिसाब चलाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे घर आपका है और हम हैं, हमने आपको 1 लाख रुपए दे दिया। ठीक, घर आपका है, हम कहेंगे कि तुमको हम दे तो देते हैं, सब कुछ से तुमको बचा लिया, लेकिन तुम्हारी सारी जमीन पर क्या बोओगे क्या काटोगे वो सब हम तय करेंगे। करोगे तुम ही, बताएंगे हम। ठीक है, तुम्हारे घर के कब कॉफी पियेंगे, कब चाय पियेंगे, कब पनीर खाएंगे, ये सब बताएंगे हम। करोगे तुम ही, मुखिया घर के सब तुम ही रहोगे, बताएंगे हम। मेरी बात नहीं, लेकिन तुमको चलना किसकी वजह से पड़ेगा, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक, तो जब यह किसी देश को अगर देता है तो इसकी सारी शर्तें मानना होता है उस देश को। ठीक है, क्योंकि ये किस लिए है, ये इसलिए नहीं है कि हम तुम पर अधिकार किए हैं, ये इसलिए होता है कि तुम जल्दी जल्दी वित्तीय जोखिम से निकल सको, है ना, ये इसलिए होता है। इसका मुख्य उदाहरण अभी जैसे यूक्रेन को दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, श्रीलंका से दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनका सहयोग कौन करता है, तो श्रीलंका को दिया गया। श्रीलंका कहा गया भैया हम जो कहेंगे वैसा करना होगा। मदद किसने किया था, हेल्प किसने किया था, भारत ने। ठीक, आपसे पूछा जाएगा विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपास। कौन, डेविड मालपास। और किसे नियुक्त किया जाना है, मैंने बताया था अजय बंगा को। किसको, अजय बंगा को नियुक्त किया जाना है। उसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या लिखा है, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। लिखा नहीं है, क्या नाम है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये बुल्गारिया की महिला है, कहाँ की, बुल्गारिया की। लग जाएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आईएमएफ की वर्तमान चेयरमैन है, इसे याद रखोगे। और अगला है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, यानी
WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेता है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, आप बुद्धिमान कैसे रहोगे? जब हर चीज में समर्थ रहोगे, और हर चीज में समर्थ रहोगे तो बुद्धिमान रहोगे। तो जाहिर सी बात है, आप समझ देना इस सब चीज के लिए स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का क्षेत्र है एक जेनेवा, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, अगला है विश्व मौसम संगठन यानी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे नाम याद रखना। ठीक, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। जब बुद्धिमान रहोगे तभी तो हर क्षेत्र में काम चलेगा, और इसे थोड़े मौसम का अध्ययन करोगे लग जाएगा। तो मौसम, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। याद रखोगे, लेबर वाले का हेडक्वार्टर जेनेवा, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा, बौद्धिकता का हेडक्वार्टर जेनेवा, मौसम वाले का हेडक्वार्टर जेनेवा। याद रखोगे। अगला है विश्व व्यापार संगठन, की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब लड़ाई कराता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, जब ये बताओ, जब मौसम का ज्ञान है तुम्हें, हर चीज का ज्ञान है, तुम्हारे पास कसके मजदूर हैं, सब कुछ है, तो भैया तब है तो व्यापार बढ़िया होगा। तो इसीलिए हर चीज, मजदूर भी कहाँ है? जेनेवा, समझ जाओ ना। स्वास्थ्य कहाँ? जेनेवा। बौद्धिकता कहाँ? जेनेवा। मौसम विज्ञान, मौसम संगठन कहाँ? जेनेवा। तो जाहिर सी बात है व्यापार भी जेनेवा में होगा। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 इसके स्थापना होती है। और राष्ट्र के मध्य व्यापारिक वैश्विक नियम बनाना, यानी कुल मिलाकर के इसमें जितने सदस्य देश हैं सभी सदस्यों के मध्य कैसे व्यापार होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नीतियां निर्माण करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमेशा चर्चा में रहता है, खासतौर से अपने यहाँ जब त्योहार होता है दीपावली का, ये तब चर्चा में बहुत रहता है। कहेंगे भैया चाइनीज सामान ना खरीदना, कहते हैं चाइनीज सामानों को बहिष्कार करो। कैसे बहिष्कार करो? अक्सर जब कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि चाइनीज सामानों को बहिष्कार करो, तो यहाँ के हमारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि बहिष्कार करे, सरकार बंद कर दे और कौमें खत्म, है ना। तो सरकार नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? सरकार अगर करेगी तो भैया उसको भी दुनिया से व्यापार करना, भारत थोड़े करना है। कब भारत में पैदा करोगे, भारत में खा डालोगे, तो उतना पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा है भाई, ये तो वही सब। आपको इन सब चीजों को समझना है, अपने घर के समझ जाओ। जब घर में इतना पैदा करो, बस खाली घर ही में पैदा करो, घर ही में खाओ, भैया पैसा कहाँ से आएगा? कुकरे तरह मरत रहो, है ना। जैसे कुआं होता है, कुआं में जैसा होता है गोल गोल गुलंडा होता है, वैसे घर को समझो। तो वही हाल यहाँ है, जब सरकार बैन करेगी तो सरकार भी का सदस्य है WHO का। तो WHO का अगर सरकार करेगी तो WHO कहेगा भैया जरा काहे काटने का बंद कर दो, है ना। तो सरकार जवाब देना होगा, तो उसके लिए कैसे वो कर सकती है? इसलिए किसी चीज को बंद करना है, तुम अपने यहाँ की जनता को शिक्षित करो ना। तो सरकार इसीलिए कहती है, जनता से अपील करती है, ना कि डायरेक्ट बंद कर देती है। आप नहीं खरीदोगे और वो नहीं करेगा। इसी के लिए अभी हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत सवाल आ सकता है। मेक इन इंडिया के तहत अधिकांश रूप से जो मोबाइल कंपनी या अन्य कंपनियां हैं, ये सभी भारत में निर्मित होती हैं, ना कि अब आयात होती हैं। इसके लिए जापान और रूस की कंपनियों को लगा है झटका। ठीक है, अब इनको झटका लगा है तो इन लोगों ने क्या किया है, भारत के ऊपर कर दिया है मुकदमा। और जब मुकदमा कर दिया है तो यहाँ पर WTO ने भारत के खिलाफ सुनाया है फैसला। भारत खिलाफ सुनाया है फैसला कि ऐसा आपने किया। तो ये तो वही बात है, जब भैया हमारे पास सामान होंगे तो हम अपने हाथ में खाना बना लेंगे, काहे हम होटल खाना खाएंगे। वही हाल यहाँ है, जब हमारे यहाँ सब कुछ हो गया, हमारे यहाँ बनता है सब कुछ, तुम काहे खाते सामान खरीदेंगे? मेरी बात समझ नहीं। लेकिन भारत के खिलाफ जो है फैसला आया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये बड़ा जरूरत का है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, एक नाइजीरिया मुल्क की, यानी नाइजीरिया मूल की अमेरिकी नागरिक एक महिला है, उनका नाम है नगोजी ओकोंजो
आई वियेला। तो भैया नगोजी ओकोंजो आई वियेला इसकी अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाना भले लेकिन ओकोंजो याद रखे ना, याद रहेगा। ठीक है, तो कौन है? नगोजी ओकोंजो आई वियेला। इस बात को समझ जाओगे। ये है कौन? विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान में चेयरमैन। इतनी बात सुन रहे? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1945। हेडक्वार्टर कहाँ? हाँ 95। हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा। ठीक है, नागोजी ओकोंजो आई वियेला कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं, अमेरिकी नागरिक। ये एक अर्थशास्त्री है। क्या है? अर्थशास्त्री। ठीक है, और ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष। तो विश्व व्यापार संगठन समझ में आया। एक बात पुनः, जेनेवा में क्या क्या है? तो जेनेवा में सबसे पहले तो लिबरल वाला है, ठीक, अर्थात ILO का हेडक्वार्टर। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर, और उसके बाद क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा का हेडक्वार्टर, विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर, और विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। राजधानी इसकी क्या है? बर्न। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला भाग आगे।